गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हमने चूहे के डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम इसके आगे चलते हैं और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और एंडोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं इसका एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र। चूहे में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो हमेशा उपापचयी क्रियाओं को शरीर से बाहर निकालने, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। जैसे कि यूरिया है, जल है, लवण है, इनको बाहर निकाला जाता है। इसके लिए उत्सर्जन तंत्र सभी बड़े जंतुओं में पाया जाता है। चूहे में उत्सर्जन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। वृक होते हैं, इसमें एक जुड़ी मूत्रवाहिनी होती है और मूत्राशय होता है। वृक मेटानेफ्रिक प्रकार के यानी अतिविकसित प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन तंत्र के जो प्रमुख भाग हैं वो किडनी होती हैं। तो किडनी की संरचना में हम देखें तो किडनी सेम के बीज के आकार की होती हैं, जिनमें लाल रंग की पाई जाती हैं और पृष्ठ उदरीय दीवार से जुड़ी हुई कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती हैं। वृक्क में लंबवत काट में ये रेशेदार स्पंजी ऊतक का बना हुआ दिखाई देता है। इसके उत्सर्जन तंत्र में ये किडनी हैं दो, और इन किडनी से निकल करके यूरेटर हैं जो मिलकर के इसमें यूरिनरी ब्लैडर में आकर के मिल जाती हैं, और इस यूरेथ्रा के द्वारा ये शरीर से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क के दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसमें बाहर का कॉर्टेक्स और मेडुला, ये दोनों आपस में इंटरडिजिटेड यानी कि आपस में एक दूसरे में फंसे हुए दिखाई देते हैं। तो बाहर का जो कॉर्टेक्स के मेडुला में जो भाग धसे हुए उनको कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कहते हैं, और मेडुला के कॉर्टेक्स में जो धसे हुए भाग हैं उनको रीनल पिरामिड्स कहते हैं। रीनल पिरामिड के नाम से जाना जाता है। और जो किडनी का अंदर धंसा हुआ खांचनुमा भाग है, अवतल भाग है, उस भाग को पेल्विस कहते हैं, जिसमें से हाइलस या हाइलम एक भाग होता है जिसमें से यूरेटर बाहर की तरफ निकलती हैं। और इस प्रकार ये इसकी नेफ्रॉन जो होता है वो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात नेफ्रॉन से मिलकर ही किडनी बनी होती हैं। और वृक्क में ये भरी हुई रहती हैं, हजारों की संख्या में नेफ्रॉन पाई जाती हैं। इनमें संयोजी ऊतक भरार होता है। इसके अलावा इसमें रुधिर नलिकाएँ, तंत्रिका कोशिकाएँ और पेशियाँ भी होती हैं। इसके एलएस में अगर देखें तो इसके दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें ये बीच वाला भाग मेडुला है, जिसमें सारी नलिकाएं आकर के इस हाइलम में इकट्ठी हो जाती हैं और इस यूरेटर के द्वारा बाहर निकलती हैं। ये जो त्रिकोणाकार दिखाई दे रहे हैं ये सब रीनल पिरामिड्स हैं, और इनके बीच बीच के जो भाग हैं उनको कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कहा जाता है, जो कॉर्टेक्स के अंदर धंसे हुए भाग हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना दिखाई देती है। प्रत्येक जो नेफ्रॉन है वो मेलपीगी कण, हेनले लूप और कुंडलित नलिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक मेलपीगी कण एक प्याले के आकार के बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस से मिलकर के बना होता है। कुंडलित नलिकाएं पीछे जाकर के निकटस्थ और दूरस्थ हेनले लूप तथा हेनले लूप में विभक्त हो जाती हैं, जो अंत में संग्राही नलिका में जाकर के मिल जाती हैं। इनकी कोशिकाएं घनाकार उपकला ऊतकों से मिलकर बनती हैं, जबकि बोमन संपुट की जो दीवार है वो शल्की उपकला ऊतकों से मिलकर बनती है। वृक्क में रक्त सप्लाई होती है रीनल आर्टरीज के द्वारा, जो आगे जाकर के अत्यंत बारीक नलिकाओं में शाखित हो जाती है। प्रत्येक शाखा बोमन संपुट में प्रवेश करती है और ग्लोमेरुलस का गुच्छा बना लेती है। ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद में इफरेंट आर्टरियोल के द्वारा कुंडलित नलिका में चारों ओर एक सघन जाल बनाती है, जैसे वासा रेक्टा भी कहते हैं। ये रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन की क्रियाओं के लिए ये जाल बनाया जाता है। सभी संग्राही नलिकाएं संयुक्त होकर के यूरेटर बनाती हैं और यूरेटर फिर मूत्राशय में खुल जाता है। उत्सर्जन की कार्य की हम देखें तो हम जानते हैं कि यूरिया का जो निर्माण है वो अमीनो अम्लों के अपघटन से यकृत में होता है। यकृत से रक्त के द्वारा यूरिया किडनी में लाया जाता है, वृक्कों में लाया जाता है, जहाँ से यह इसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन करके रक्त से मूत्र के रूप में यूरिया को अलग कर दिया जाता है। इसे यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण की क्रिया कहते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की जो क्रिया है वह 3 पदों में पूर्ण होती है: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये अविवाही धमनिका यानी जिसे एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं, इसके द्वारा बोमन संपुट में रक्त को लाया जाता है, जिसमें फिल्ट्रेशन होता है। अविवाही धमनियों का व्यास ज़्यादा होता है, इसके कारण इसमें प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर से इसमें फिल्ट्रेशन होता है। इसमें फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो फिल्ट्रेट बचता है, जो बोमन संपुट के नीचे की तरफ जो नलिका है उसे पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, उसमें जीएफ निकलता है छन्ने के बाद में, उसे जीएफ या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। इसमें यूरिया, लवण, ग्लूकोज, जल आदि होते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यानी ज़्यादातर जो भाग है वो जीएफ का वो पीसीटी के अंदर पुनः अवशोषित हो जाता है और रक्त परिसंचरण से हो जाता है, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ उसमें डाल दिए जाते हैं। अधिकतर जल और लवण हेनले लूप के द्वारा अवशोषित होते हैं, और इसकी अतिरिक्त सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पीसीटी और डीसीटी में पुनः अवशोषित हो जाते हैं।
यूरिया तथा जल विसरण के द्वारा अमीनो अम्ल शर्करा और सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा पुनः अवशोषित हो जाते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन में कुछ जो अनावश्यक पदार्थ हैं जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, पोटाशियम है, ड्रग हैं, इनकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, वो छन्ने से रह जाते हैं, इसलिए इनको पुनः उस मूत्र में वापस डाला जाता है जिससे वो चला जाए। ये नेफ्रॉन की संरचना है जिसमें ग्लोमेरुलस से लेकर के बाउन संपुट है, बाउन संपुट से ये इसकी पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या निकटस्थ वाहिनी, और ये हेनले लूप है, और हेनले लूप के बाद में ये दूरस्थ वाहिनी, दूरस्थ नलिका है, और ये संग्रह नलिका है। इसके अंदर ये वासा रेक्टा एक जाल बनाया हुआ है जो इफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा बनता है, और ये एफरेंट आर्टेरियोल रक्त को लाती हैं और इफरेंट आर्टेरियोल रक्त को वापस लेकर के जाती हैं। अंत में छनित्र जो होता है उसे मूत्र कहते हैं। ये संग्राही नलिकाओं से होते हुए मूत्र नलिकाओं में आता है, वहाँ से मूत्राशय में इकट्ठा कर लिया जाता है। छन्ने के बाद में जो मूत्र बनता है उसमें जल 92% होता है, यूरिया 2% होता है, और कुछ अन्य पदार्थ 6% होते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड इत्यादि। इसका रंग यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण पीला होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट हीमोग्लोबिन के अपघटन के कारण और यूरोक्रोम बनता है जो इस मूत्र के साथ ही बाहर निकाला जाता है। मूत्र को त्यागने की क्रिया को मिक्चीर्यूशन कहा जाता है। अब आते हैं दूसरा, चूहे का अंतःकंकाल एंडोस्केलेटल सिस्टम। चूहे के अंतःकंकाल पूर्णतः कैल्सिफाइड होता है, यानी ओसिफिकेशन होता है उसमें कंप्लीटली, और अस्थियों का बना होता है। इसमें अस्थियां ठोस होती हैं, यानी मज्जा भरी हुई रहती है, और इसमें फास्फोरस और कैल्शियम इसके निर्माण के प्रमुख घटक होते हैं। चूहे का अंतःकंकाल मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में कपाल और कशेरुक दंड आते हैं, उपांगीय कंकाल में मेखलाएं और पादास्थियां आती हैं। ये इसका अंतःकंकाल है जिसमें सिर से लेकर के और पूंछ तक ये पूरा एक सामूहिक आर्टिकुलेटेड एंडोस्केलेटन है इसका। अब इंडिविजुअली इसको हम पढ़ते हैं। चूहे की खोपड़ी जिसे क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहते हैं, उसमें प्लेट्स जो हैं वो आपस में संलग्न रहती हैं, और जहाँ पर संलग्न होती हैं उस जगह पर रेखा दिखाई देती है, उन्हें सेच्योर्स कहते हैं, संयोजी रेखाएं। और उसके बाद में पीछे की तरफ इसमें कशेरुक दंड पाया जाता है। कशेरुक दंड में स्पष्ट 5 भाग होते हैं, ग्रीवा क्षेत्र, वक्षी क्षेत्र, कटी क्षेत्र, सैक्रमी क्षेत्र और पुष्य क्षेत्र। पूंछ के अंदर 31 से लेकर के 36 कशेरुकें होती हैं। ग्रीवा में 7, वक्षी में क्षेत्र में 13, कटी क्षेत्र में 6 और सैक्रमी में 4 कशेरुकें होती हैं। एक सामान्य कशेरुका जो है वो, उसको अगर देखें उसकी संरचना, तो बीच में सेंट्रम होता है, उसके ठीक ऊपर एक न्यूरल कैनाल होती है जिसमें मेरुरज्जु निकल करके जाता है, और इसके प्री जाइगोपोफाइसिस और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस होते हैं आगे और पीछे, और साइडों में ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं जो एक दूसरे कशेरुका से जुड़ते हैं बीच में, और एक बीच में एक न्यूरल स्पाइन होता है। ये इसकी संरचना है। ये इसके विभिन्न प्रकार के कशेरुकाएँ हैं जो एटलस, और ये एक्सिस है जिसका सबसे ओडोंटॉइड प्रोसेस जिसके ऊपर खोपड़ी घूमती है वो पाया जाता है। इसमें डाइऑक्सिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। एटलस, एक्सिस, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा और कोडल वर्टिब्रा इसके अंदर पाए जाते हैं। अंश मेखला और श्रोणी मेखला इसमें पाई जाती हैं, जिसमें दोनों पादास्थियाँ, अग्रपाद की और पश्च पादास्थियाँ जुड़ती हैं। आगे वाली को अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। ये 2 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, स्केपुला और कोरोकोइड, जिसके शीर्ष पर कोरोकोइड से मिलकर के दोनों जहाँ पर हड्डियाँ मिलती हैं उस जगह पर एक ह्यूमरस का एक ग्लिनोइड केविटी बनती है जिसमें ह्यूमरस का सिर फिट होता है। इसी प्रकार से पेल्विक गर्डिल 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें तीनों हड्डियाँ जहाँ पर मिलती हैं उस पर एसिटाबुलम केविटी बनती है, जिसके अंदर फीमर का सिर फिट होता है। दोनों ओर प्यूबिस मिलकर के प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाते हैं। इस प्रकार से ये इसका सेगमेंट स्केपुला है रैट का, पेक्टोरल गर्डिल, और ये अग्र हाथ की हड्डियां हैं जिसमें ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस। इसमें अग्रपाद की हड्डियां जो होती हैं वो बाल एंड सॉकेट जॉइंट के द्वारा 360 डिग्री पर ये कंधे की जो हड्डियां हैं वो घूम सकती हैं, इसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार से पश्चपाद की जो हड्डी है उसमें भी बाल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, जिसमें फीमर और उसमें एसिटाबुलम गुहा के अंदर जुड़ता है। ये इसकी पेल्विक गर्डिल है, पेल्विक गर्डिल, और इसके अंदर ये इसकी फीमर और ये टिबी फिबुला, ये टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस इसमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इसमें चूहे के अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो टोटली बिल्कुल मनुष्य की तरह होता है, मनुष्य से काफ़ी मिलता जुलता है। स्तनधारियों का जो एंडोस्केलेटन है वो टोटली ओसिफाइड होता है, जिसमें कोई भी न्यूमेटिक बोन नहीं पाई जाती है, इसमें अस्थि मज्जा भरी हुई होती है।